हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट फॉर वीडियो में सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। हम लोग बात करेंगे कतर के बारे में। वहां पर 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को जो मौत की सज़ा मिली थी अब कैद में बदल दिया गया है। कहां तक मामला पहुंचा है? भारतीय विदेश मंत्री वो रूस की यात्रा पर गए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट भी किया गया वहाँ पर आने के लिए। कई एग्रीमेंट साइन भी हुए हैं, वो भी बात करेंगे। भारतीय कंपनी ने लिथियम ब्लॉक के खनन का पूरा पट्टा हासिल किया है। किस देश में? इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो भारत में इजरायली एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ है। तो क्या मामला है, इस पूरे मसले पर जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इशू क्या चल रहा है? ITTF उसकी गवर्निंग काउंसिल की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किस भाषाई सिनेमा के एक्टर और DMDK पार्टी के नेता विजयकांत का निधन हो गया है? किस राज्य सरकार ने समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी के द्वारा द्वारिका दर्शन कराने की योजना बनाई है? और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT कहाँ पर बनेगा? और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का यानी 2023 का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल है मैराथन वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और इसके साथ PDF भी अवेलेबल है। एक मेंबरशिप के साथ PDF लेना होता है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया है? आंसर होगा कतर। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि पहले मैंने बताया हुआ है कि जब 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उस वक्त मैंने बताया था डिटेल में। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं, डेथ पेनल्टी जो है ना उसको ड्रॉप कर दिया गया है और कैद की सज़ा का प्रावधान अभी रखा गया है। कतर कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर और डिटेल में हम बात करेंगे। तो मैप के ज़रिए देखते हैं। प्यारा भारत मेरे बगल में आप देख रहे हैं और ये है मिडिल ईस्ट या फिर कहें पश्चिम एशिया। और यहीं पर ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर ये हिस्सा कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ पर जो शासन होता है वो आमिर का होता है, मतलब यहाँ के किंग को कहते हैं आमिर। और वो कौन है? शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। एक बार फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये है वहाँ के आमिर। और अभी हाल ही में दिसंबर में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे कतर में, जब COP28 की समिट चल रही थी उस दौरान, और दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई थी। और उसका नतीजा भी एक तरह से देखा जा रहा है कि जो मौत की सज़ा जो तमाम पूर्व नौसैन्य अधिकारियों पर हुई थी, अब वो उसको कैद की सज़ा में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये तो है कतर। और इसके प्रमुख जो होते हैं वही आमिर कहलाते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का एक बड़ा भंडार है। इसके पड़ोसी देश सऊदी अरबिया है और इधर है समुद्र, वो है फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ कहेंगे हम। तो ये सभी हैं जो कि पूर्व अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, और उनकी मौत की सज़ा को अब कैद में बदल दिया गया है। तो अभी जेल में ही रहना होगा और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने ये फैसला सुनाया है 28 दिसंबर को। ठीक है, और इस दौरान भारत के जो एम्बेसडर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, अदालत परिसर में ही थे। और उनके अलावा आज ये जो तमाम पूर्व नौसैन्य अधिकारी हैं इसके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो अब ये मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया गया है। ओके, और मैंने पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी महीने यानी दिसंबर में ही 1 दिसंबर को वो COP28 की समिट में गए थे और वहाँ पर बातचीत की थी शेख से, यानी वहाँ के जो आमिर हैं वो। और मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर, जो कि अब X हो गया, उस पर कहा था कि दुबई में कतर के आमिर से मुलाकात हुई और कतर में रहने वाले जो भारतीय हैं उन पर भी चर्चा हुई है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर ये बातें उन्होंने कुछ नहीं लिखी थी, लेकिन नतीजा अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूर्व नौसैन्य अधिकारी हैं ये सब इंडियन नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद वहाँ कतर गए थे और गिरफ्तारी से पहले कतर में दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नामक एक निजी कंपनी में वहाँ पर काम कर रहे थे। और तो ये पूरा मामला जो है ना वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जासूसी से रिलेटेड है। और हालांकि इसके बारे में सार्वजनिक रूप से न तो कतर ने कहा है न ही भारत सरकार ने कुछ कहा है, लेकिन जो कतर के तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये कहा गया है कि
इसराइल के लिए वहाँ पर कुछ खुफिया जानकारी जो ना बाईपास की गई थी, और उसी के मामले में ये मुकदमा इन सब पर चल रहा था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही, जो अपडेट आया है वो मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर 2023 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की, जिसके राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ आने का न्योता दिया है? कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। आंसर होगा रूस। ठीक है, रूस। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी दिसंबर में 5 दिवसीय रूस की यात्रा पर हैं, और सबसे खास बात ये रही कि राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया। लेकिन हम मैप के जरिए चीज़ों को समझते हैं, रूस को भी देख लेते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और इंडिया के और उत्तरी इलाके की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर बढ़ेंगे चीन से और उत्तर की ओर, तो ये रहा रशिया। विशालकाय देश है, इसकी राजधानी यहाँ है मॉस्को। ओके, तो यहीं पर ये टोटल तमाम मुलाकात हुई हैं। और अगले साल जो चुनाव होने वाला है भारत में, आम चुनाव लोकसभा के, तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामना संदेश भेजा है। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप कि आमने सामने टेबल पर बैठ के मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। आमतौर पर रूस के जो प्रेसिडेंट है ना, वो दूसरे देशों के मंत्रियों से उतनी बातचीत नहीं करते हैं। हाँ, राष्ट्राध्यक्ष से ज़रूर टेबल पर आमने सामने बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कई और देशों के साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं भारत में, लोकसभा चुनाव, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं उन्होंने दी है। और पुतिन ने भारत और रूस के संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जो कुछ भी उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बावजूद भारत और रूस के जो संबंध है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और भारत को रूस का सच्चा दोस्त बताया पुतिन ने। पुतिन की जो बात है ना, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और पश्चिमी देश, कई सारे यूरोपीय देश, तो सब ने कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए हुए हैं। जैसे तेल के निर्यात पर प्रतिबंध है, अनाज और दूसरी चीज़ों पर के निर्यात पर भी प्रतिबंध है। इसके बावजूद भारत जो है ना, वो रूस से तेल आयात लगातार कर रहा है, आयात बढ़ा भी है। रूस इस पर डिस्काउंट भी दे रहा है भारत को, और रूस के कुल तेल निर्यात का 40% हिस्सा अब भारत को आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पहले 7-8% हुआ करता था, जो रूस जितना टोटल निर्यात करता है उसका 7-8% ही हम वहाँ से लिया करते थे, अब 40% तक ले रहे हैं रूस से। तो ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिमी देश और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो और यूरोपीय देशों में यूक्रेन से युद्ध से पहले, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उससे पहले यूरोपीय देशों को रूस का 40 से 45% तक निर्यात होता था, रूस का तेल यूरोपीय देशों को, जो कि घटकर 5% रह गया है। लेकिन चूंकि भारत ने करीब 40% तक जो है ना वो हिस्सा वो आयात कर लिया, तो इससे रूस की इकॉनमी को भी स्टेबिलिटी मिली है। और पश्चिमी देशों ने इसको लेकर भारत की काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारत को जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा वो लेगा, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो उसका फ़र्ज है ज़रूरत को पूरा करना। एक और बात ये भी है कि भारत जो है ना तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, तीसरा बड़ा आयातक है। और पुतिन ने जयशंकर से बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के मसले का समाधान चाहते हैं। कई बार मोदी और पुतिन के बीच में टेलीफोन पर बातचीत होती रही है। ठीक है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ के विदेश मंत्री, यानी रूस के विदेश मंत्री, ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, इनका नाम है सर्गेई लावरोव, तो उनसे भी बातचीत की, और कई सारी सहमति भी बनी है दोनों देशों के बीच में। कौन कौन सी सहमति बनी है एक बार वो बता दूं, यहाँ देख रहे हैं आप पूरे लिस्ट। बहुत सारे एग्रीमेंट के बारे में सार्वजनिक रूप से तो नहीं बताया गया, लेकिन कुछ जो बातें छन के आई हैं उसमें यह है कि कुडनकुलम जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें सहयोग को और विस्तार देने की बात है। कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में स्थापित है और रूस के सहयोग से ही वो स्थापित है, तो उसका और विस्तार किया जाएगा और रूस उसमें मदद करेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि रूस और भारत मेक इन इंडिया के तहत भारत में सैन्य हथियारों का उत्पादन करेंगे,
और इस पर सहमति बनी है। ठीक है, ये पहले से भी हो रहा है लेकिन और इसको आगे बढ़ाने की बात हुई है। अगला पॉइंट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर, फिर उस पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है एक बार दिखा देना चाहता हूँ मैं। प्यारा भारत है और इधर उत्तर की ओर ये रशिया रहा, रेड कलर में देख रहे हैं। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है ना, यहाँ से एक तेल रूट लाने का प्लान है पूरा। यहाँ से इधर से आएंगे, नीचे से इधर से, फिर यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो ये कॉरिडोर होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अभी इस रूट से आ रहा है ना, यहाँ से फिर ब्लैक सी से होते हुए यहाँ मेडिटेरियन सी, फिर यहाँ स्वेज कैनाल, फिर यहाँ रेड सी, फिर अरेबियन सी, और यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। मतलब ऑयल वगैरह को लेकर जो आ रहे हैं, कुछ तो ऑयल यहाँ से भी आ रहा है ये होते हुए, फिर ईरान होते हुए यहाँ से आ रहा है। लेकिन ये सब बहुत खर्चीला है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, इसलिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बातचीत है। हालांकि एक बार मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है पूरा मैप के ज़रिए। तो ये यहाँ से आएगा और ये शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। और अभी जो उथल पुथल मची हुई ना, ये जो यहाँ पर इज़राइल है और गज़ा है, तो यहाँ जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से यमन में जो हुती विद्रोही हैं वो इस रास्ते को चोक करने की कोशिश करते हैं। कई सारे जहाज़ों पर अटैक भी कर चुके हैं, तेल टैंकर पर। तो ये जो एक तो खर्चीला है, ज़्यादा है, और यहाँ टेंशन भरा भी यहाँ माहौल है। तो फ़ायदे की बात होगी भारत के लिए कि भारत जो है यहीं से ऑयल परचेज करेगा और सीधा यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ पर इधर। ओके, तो अपने बंदरगाह पर ऑयल की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकेगा। तो एक अच्छा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता भारत को मिलेगा, और भारत भी अपने सामान को ना यहाँ तक पहुँचा सकेगा, फिर यहाँ से रेल मार्ग से अलग दूसरी जगहों पर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये बात है। और क्या बात हुई है कि भारत रूस का जो व्यापार है वो 2021 में 8-9 बिलियन डॉलर के करीब के था। तो अब 2025 तक इसका लक्ष्य ये है कि 30 बिलियन डॉलर तक ले जाए। आपसी निवेश को भी 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात हुई है और बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस के बीच में रुपए और रूबल में ट्रेड को बढ़ाने की बात हुई है। हालांकि इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसके बारे में कोशिशें तो पहले भी हुई थी लेकिन फिर वो मामला टल गया था। बाद में फिर रूस ने ये कहा कि ऐसा है कि आप चीन की मुद्रा में दे दो, पेमेंट करो, और कुछ कंपनियों को, ऑयल कंपनियों को जो है ना पेमेंट भी चीन की जो मुद्रा है उसमें करना पड़ा था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हुई है भारत और रूस के बीच में। ये कुछ तय हुआ है, समझौते हुए हैं, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट ये एस जयशंकर के विजिट रहा वो मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2023 का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मेंबरशिप लेना होता है, और वैसे भी परचेज कर सकते हैं उसको। और जो मेंबरशिप प्लान है वो तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो कई तरह के होते हैं। 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, साथ में मॉक टेस्ट होता है, डेली, वीकली, मंथली मॉक टेस्ट। इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं जो इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए आप दे सकते हैं। ओके, देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक, डिटेल वीडियो भी बना कर दिया हुआ है कि कैसे मेंबरशिप प्लान लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर होगा अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन। तो 27 दिसंबर को नाम चेंज कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन कहेंगे इसको। ठीक है, और जंक्शन किसको कहते हैं? स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, अगर स्टेशन पर 3 दिशाओं से ट्रेनें आकर मिलती हैं तो उसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, स्टेशन उसको जो एक दिशा से आई ट्रेन और दूसरी दिशा में चली गई, यहाँ 3 दिशाओं से आ रही है तो उसको हम जंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कई सारे जगहों के नाम हाल फिलहाल में बदले गए हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। ये है अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, और इससे पहले जो चेंज हुआ है, एक तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ओके, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट किया गया था।
मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील किया गया था। फैज़ाबाद को अयोध्या, फैज़ाबाद जो ज़िला है उसको अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज, अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात है, अभी फाइनल नहीं हुआ हरिगढ़ वाला। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट ये जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा 5 लिथियम ब्लॉक के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में कहेंगे हम काबिल। ठीक है, तो उसने किस देश के साथ समझौता करने पर मतलब बातचीत चल रही है, योजना बन रही है, और भारत जो है 200 करोड़ रुपए निवेश करेगा उस पर। आंसर होगा अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं हम। ठीक है, तो लिथियम की जो सप्लाई है वहाँ से हो सकेगी, लिथियम की वहाँ खनन वगैरह का काम हो सकेगा। लिथियम एक इम्पॉर्टेंट है आज के समय में बैटरी के निर्माण के लिए। ठीक है, भारत में भी जम्मू कश्मीर में लिथियम बड़े पैमाने पर मिला है, लेकिन भारत की कंपनियाँ, और कौन सी कंपनी है? तो ये कंपनी है, इम्पॉर्टेंट नाम आपको ध्यान में रखना है, काबिल शॉर्ट में कहेंगे इस कंपनी को। ओके, तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग अर्जेंटीना को देख लेते हैं, कहाँ पर है अर्जेंटीना, और उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में है, तो यहाँ पर ये रहा अर्जेंटीना। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में चुने गए हैं, जेवियर मिलेई नाम है उनका। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है ये। ओके, और राजधानी इसका क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश है। पड़ोसी देश इसके कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये चिली हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है, ये हो गया पराग्वे, ये ब्राज़ील हो गया, और ये हो गया उरुग्वे। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 4.25 करोड़ है। मुद्रा यहाँ की है अर्जेंटीना पेसो। ठीक है, और तो यहाँ पर जो खदान है उसके लिए 5 खदान, वहाँ पर जो खनन कार्य है उसके करने के लिए भारतीय कंपनी को ये सब काम सौंपने की बात है। तो अर्जेंटीना के किस जगह पर ये खदान है 5 लिथियम ब्लॉक? तो वहाँ का एक प्रांत है कैटामार्का, तो वहीं पर यह पहचान की गई है। और अर्जेंटीना की सरकार ने उसके खनन के लिए, उत्खनन के लिए और डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर उसके लिए एक समझौता बनाने का काम कर रही है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और तमाम अखबारों ने, ये बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, द हिंदू हो गया, उन सब ने इसके बारे में डिटेल बात की है, बताया है कि करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश ये सरकारी कंपनी हमारी करने जा रही है। और इसके मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसको प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है, तो केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद फिर ये काम वहाँ पर भारतीय कंपनी काबिल कहेंगे उसको, वो करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इजराइल और हमास युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत में किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ? दूतावास के बाहर। आंसर होगा इजराइल। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, कब हुआ है? 26 दिसंबर को हुआ है, और NIA इसकी जांच कर रही है, और वहाँ पर एक लेटर भी मिला है। ठीक है, तो और इसके बाद से इजराइल ने क्या किया है कि तमाम जो उसके नागरिक भारत में हैं उनको एडवाइजरी भी जारी किया है कि वहाँ वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि इजराइल और गजा में, यानी इजराइल और गजा में जो काबिज है हमास, उसके बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उसका असर दुनिया के और देशों में भी, इजराइल के एम्बेसी, इजराइल के लोगों पर भी, उस पर भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये मामला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यहाँ बात हो रही है भारतीय महिला पहली। आंसर का वीटा दानी। क्या नाम है? वीटा दानी। ये खेल उद्यमी है वीटा दानी, तो उनको ITTF का गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाया गया, और ऐसा करने वाली वो, मेंबर बनने वाली वो पहली भारतीय महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 27 दिसंबर को। देखिए, कोरोना के मामले जो जब बढ़ने लगे थे, जब ये महामारी आई थी दिसंबर 2019 में, उसके बाद
लोगों ने देखा 2019 के बाद 2020 में और 2021 में जिस तरीके से कोविड के हालात फैले, महामारी की वजह से नुकसान को देखते हुए, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया था। ठीक है, दिसंबर 2020 में ये दिवस की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भाषाई सिनेमा के एक्टर और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक विजयकांत का निधन हो गया 28 दिसंबर को? आंसर होगा तमिल सिनेमा। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। 71 ईयर के थे, कोविड-19 से पॉजिटिव थे और उसकी वजह से निमोनिया काफ़ी गहरा हो गया था और बाद में अल्टीमेटली डेथ हो गई उनकी। चेन्नई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में वह विपक्ष के नेता भी रह चुके थे और वो एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। बाद में राजनीति में उन्होंने कदम रख लिया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारिका दर्शन कराने का फैसला किया? आंसर होगा गुजरात। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इसके लिए गुजरात सरकार ने क्या काम किया है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, उसके साथ एक MOU साइन किया है गुजरात सरकार ने। और इसके ज़रिए पनडुब्बी में द्वारिका दर्शन, जो कि बताया जाता है कि द्वारिका जो है समुद्र के नीचे है, डूबा हुआ हिस्सा है, जो एंशियंट वो पूरा सीन वहाँ देखने को मिलता है। हालांकि वो महंगा किराया होगा और इसके लिए ये कोशिश की जाती है कि पनडुब्बी से ही लोगों को वहाँ दिखाया जाए। ठीक है, हजारों साल पुराने जो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है, जो समुद्र के नीचे चले गए हैं हम, तो वहाँ उसका दर्शन हो सके। और सबमरीन का जो वज़न होगा करीब 35 टन का होगा। ठीक है, 24 यात्री जो है ना वहाँ पर बैठ सकेंगे और वो दर्शन कर सकेंगे वहाँ पर। ठीक है, गुजरात की बात कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिटी बनाने का ऐलान किया है? योजना के बारे में बताया है पब्लिकली। आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ को AI सिटी के रूप में डेवलप करने की योजना है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने ये तय किया है। अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो नोएडा एक IT केंद्र है और उसी तर्ज पर अब लखनऊ को डेवलप किया जाएगा, लेकिन वो AI सिटी के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में। न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स